बेटा आज 30 सितंबर है 2025 और हम एडेक्सल की फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं फोर्स का चैप्टर। फोर्स का चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है लेकिन आज बाकायदा शुरू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग है फोर्स। कभी भी फोर्स की बात हो तो न्यूटन के लॉज की बात होती है। न्यूटन के लॉज की तरफ जाऊंगा लेकिन पहले आपको बताऊं फोर्स की डेफिनेशन। तो हम सबको पता है कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। किसी ऑब्जेक्ट को आप या तो पुश करते हो या पुल करते हो। पुश या पुल करने के लिए जो चीज एक्सर्ट करते हो इट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन नहीं चलती। एग्जाम में हमेशा मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी जाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स, तो फोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। जो फोर्स होती है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है। ठीक है सर। अच्छा, फोर्स की एक और डेफिनेशन है क्योंकि आप सबने आईजीसीएसई में मोमेंटम भी पढ़ा हुआ है और ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी समझी जाती है कि फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इन दोनों डेफिनेशंस को हम फोर्स की डेफिनेशन भी कहते हैं और इन दोनों डेफिनेशन को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो ये तो दोनों सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गए। लेकिन क्या मनाहिल आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट याद है? क्या आप बता सकती हैं व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बेहतरीन। ठीक है जनाब। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट विल रिमेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल एंड अनलेस इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो आपने स्टेटमेंट इतनी अच्छी सुनाई है कि मेरा अब लिखने को दिल नहीं कर रहा। और ये आपने आईजीसीएसई में ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है इसलिए इट्स ओके। लेकिन बनीन, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि वो फिजिक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि वाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन इन मोशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस बात को एक्सप्लेन कर देता है? नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बेटा दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस रेस्ट में है तो वो रेस्ट में क्यों रहता है, वाई। तो उसका आंसर है इनर्शिया। सर इनर्शिया क्या है? सर इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल बॉडीज। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल बॉडीज। तमाम मटेरियल बॉडीज में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी क्या करती है? बाय दिस प्रॉपर्टी स्टेशनरी बॉडी रिमेन एट रेस्ट एंड अ मूविंग बॉडी कंटिन्यूज इट्स मोशन until उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल बॉडीज विच मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। और अगर कोई इनर्शिया की बात ना माने तो जनाब इनर्शिया क्या करता है? सर इनर्शिया धक्का दे देता है। अगर आप इनर्शिया की बात नहीं मानोगे
अगर आपने इनर्शिया की बात नहीं मानी, ये आपके पेपर में सवाल आता है, अभी दिखा दूंगा इंडिकेटिव क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि अगर आपने इनर्शिया की बात नहीं मानी तो इनर्शिया आपको धक्का दे देगा। सर धक्का दे देगा क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक की देना चाह रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल ये बस है, बस के नीचे, ये नीचे मैंने दो व्हील बना दिए हैं, ये बस का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए, ठीक है ना, अब आप खड़े हुए, अच्छा जब आप बस में खड़े हुए हैं और फॉर एग्जांपल बस रेस्ट में, तो इनर्शिया चाहता है कि आप रेस्ट में रहें, ठीक है जनाब। अच्छा फॉर एग्जांपल आप इनर्शिया को नहीं जानते, फॉर एग्जांपल आप इनर्शिया को नहीं जानते, तो आप, बस रुकी हुई है, आप बस में खड़े हुए हैं और आप बस में किसी सपोर्ट को अपने हाथ में होल्ड नहीं किए हुए, जो पाइप्स लगे हुए होते हैं, सीट्स के साथ पाइप्स होते हैं, ऊपर हैंगिंग हैंगर्स होते हैं, आपने कोई सपोर्ट नहीं पकड़ी हुई, क्योंकि आप इनर्शिया को जानते ही नहीं। जैसे ही बस आगे चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। सवाल, आपको पीछे की तरफ कौन गिरा देता है? जवाब, इनर्शिया। क्योंकि आपने इनर्शिया की बात नहीं मानी, इनर्शिया चाहता था आप रेस्ट में रहें, लेकिन बस के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी चला दी, और जैसी गाड़ी चलाई तो आप रेस्ट से, आपने स्टेट ऑफ मोशन में जाने की कोशिश की, आपने इनर्शिया के अगेंस्ट काम किया, इनर्शिया फौरन आपको पीछे की तरफ धक्का दे देगा, आप पीछे की तरफ गिरते हो। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं कि बस खड़ी हुई थी, आप खड़े हुए थे, बस जैसी आगे चली आप पीछे की तरफ गिरे, सवाल, आप पीछे की तरफ क्यों गिरे, ये सवाल आएगा, तो आप इसका आंसर लिखोगे इट इज ड्यू टू द इनर्शिया, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया, ठीक है जनाब। अच्छा कुछ लोग इसको यूं भी समझाते हैं कि जब बस चलना शुरू होती है ना, तो बस की बॉडी के साथ हमारे पाँव इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी का अपर पार्ट बस के साथ इन कांटेक्ट नहीं होता। अगर आपने ऊपर वाले हैंडल्स को होल्ड नहीं किया हुआ, तो आपकी बॉडी का अपर पार्ट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द बस। जैसी बस चलना शुरू करती है तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट बस के साथ चल पड़ता है, लेकिन अपर पार्ट बस के साथ नहीं चलता। इसलिए आप नोट कीजिएगा कि आप अपने हेड से पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं, ठीक है जनाब। तो दोनों तरह से आप आंसर लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि इनर्शिया की वजह से हम पीछे गिरते हैं, पर ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपकी पास पेपर में पढ़ी है एक्सेल में, वो यही है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेटफॉर्म ऑफ द बस, एज बस मूव्स फॉरवर्ड, so our lower part also moves with the bus, but upper part is not in contact with the bus, so our upper part of the body falls backward। अच्छा, बस चल रही है, इनर्शिया चाहता है आप चलते रहें, बस चल रही है, इनर्शिया चाहता है आप चलते रहें, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा लिया, जैसे ही ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, आपकी बॉडी का अपर पार्ट आगे की तरफ गिरता है। बनीन, जो बात मैंने अभी समझाई थी, उसी बात को यहाँ पर अप्लाई करते हुए मुझे समझाइए कि जब बस अचानक चलती है तो आपकी बॉडी का अपर पार्ट आगे की तरफ क्यों गिरता है? बनीन, बेटा बनीन, अगर आपने अपनी बॉडी का अपर पार्ट बस के साथ किसी सपोर्ट से अटैच नहीं किया, तो जैसे ही बस रुकेगी आप आगे की तरफ गिरोगे और अपने मुंह के साथ बॉडी का अपर पार्ट आगे की तरफ गिरेगा। बेटा वजह बताइए, बनीन बता सकती हैं? अच्छा बनीन क्लास में ही नहीं है, क्या बात है, तो फिर नहीं नहीं है क्लास में। अच्छा आप बता दें, आप बताएं कि बस जब रुकती है तो आगे की तरफ क्यों गिरता है बच्चा? आप क्यों गिरता है आगे? हाँ, चलती बस चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, आप आगे गिर गई, क्यों गिरी आप आगे? अच्छा लिखो, आंसर लिखो। हाँ, अच्छा आंसर लिखो, आंसर लिखो, आंसर लिखो। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट
विद बस प्लेटफॉर्म और बस सीट, आप बस की सीट पे बैठे थे, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद बस सीट, विद द सीट ऑफ बस, विद द सीट ऑफ बस, एज ड्राइवर applies brake, lower part come to rest with bus, but upper part continues motion in forward direction, so due to inertia, due to inertia, upper part upper part falls down in forward direction। ठीक है, अभी कॉपी करने में बेटा टाइम नहीं लगा, मैं तो आपको वैसे भी रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ और लिखा हुआ भी दे रहा हूँ, ठीक है। समझने पे गौर करो। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आई कि आपकी बॉडी का लोअर पार्ट बस के साथ इन कांटेक्ट है, जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट तो रुक गया, लेकिन बॉडी का आपका अपर पार्ट नहीं रुका, और वो इनर्शिया की वजह से अभी भी आगे भाग रहा है। जब वो इनर्शिया की वजह से अभी भी आगे भाग रहा है, तो आपकी बॉडी का अपर पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको आगे की तरफ गिरा देता है, एंड इट इज ड्यू टू द इनर्शिया। बात समझ में आती है? हाँ बेटा, बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, आगे चल के ना आपको एक और सवाल मिलेगा, वो सवाल इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल है, जो अभी जब सामने आएगा तो फिर मैं कराऊंगा आपको। सवाल ये है कि ट्रेन, मुझे नहीं पता आपने ट्रेन में ट्रैवलिंग की है या नहीं। ट्रेन में सम टाइम ऐसा होता है कि दो सीट्स होती हैं, क्योंकि आमने सामने लगी हुई होती हैं। समझते हैं ना, आमने सामने। ठीक है जनाब, ये दो सीट्स हैं। सीट नंबर 1 पर आप बैठी हुई हैं, सीट नंबर 2 पर आपकी अम्मी बैठी हुई है। ठीक है ना, अब सीट नंबर 2 पर आपकी अम्मी बैठी हुई है। बस फॉरवर्ड जा रही है, या चलें ट्रेन फॉरवर्ड जा रही है। ठीक। वैसे ट्रेन बड़े आराम से रुकती है, ट्रेन में ये बात मजे की नहीं लगेगी आपको। बस अचानक ब्रेक मारती है, ठीक है ना। बस इस तरफ जा रही है, बस जा रही थी, अचानक ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने। जैसे ही ब्रेक लगाया तो आपकी अम्मी, कुछ नहीं होता, अम्मी अम्मी आराम से बैठी रहती है। ब्रेक लगा दिया उसने, लेकिन जो मनाहिल है वो अम्मी के ऊपर जाके गिरती हैं। ये सवाल आया हुआ पेपर में, मनाहिल अम्मी के ऊपर जाके गिरेंगी। ठीक है, तो क्या ये वाला सवाल समझ में आ रहा है कि क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है ना, कि अगर बस इस तरफ जा रही है, राइट हैंड पे जा रही है, और राइट हैंड पे जाती हुई बस में ड्राइवर ने बेटा ब्रेक अचानक लगा दिया, तो जो पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ है वो तो आराम से बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? सर, उसको ना ऊपर सीट से सपोर्ट मिल जाती है, और अब सीट से सपोर्ट मिल जाती है तो जो पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ है उसकी बॉडी का अपर पार्ट भी इस तरफ गिरता तो है, लेकिन उसको सपोर्ट मिल जाती है, रिएक्शन मिल जाता है, लिहाजा उनको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो पैसेंजर सीट नंबर 1 पे बैठा हुआ उसको कोई सपोर्ट मिलती ही नहीं है, और अब कोई सपोर्ट मिलेगी नहीं तो जाहिर सी बात है कि जो पैसेंजर नंबर 1 है वो पैसेंजर नंबर 2 के ऊपर जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको पेपर में मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक। अलबत्ता एक आसान सी बात आज मैंने समझा दी है, और इसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात समझाने, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात समझाने की कोशिश की है। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो सब पुराना है, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन आता है, फोर्स लगती है तो मोमेंटम चेंज होता है। सर, फोर्स होती है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। सर, फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इन दोनों फार्मूलों से आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो हैंडल कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मेरे ख्याल में थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपको आता होगा। मनाइल, बताइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है?
जी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, यही बात आपने बोली है। ठीक है जनाब, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ठीक है जनाब, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो ये वाली बात आपको पहले से आती थी, बस मेरा ऐसे दिल चाहा कि इसको टाइप में कन्वर्ट कर दूं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वली एन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन पता है एएस की फिजिक्स में, ए लेवल की फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस होती हैं, इन पेयर ऑफ फोर्सेस में चार कंडीशन पूरी होना जरूरी है, फोर कंडीशन। कंडीशन नंबर वन, एक्शन रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, सर आसान बात है। एक्शन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सर आसान बात है। और तीसरी बात और है जनाब, और चौथी बात भी एक और है। ठीक, तीसरी और चौथी बात काफी मुश्किल है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, गौर से सुना। कहते हैं दो फोर्सेस को हम उस वक्त एक्शन रिएक्शन का पेयर मानते हैं जब दोनों फोर्सेस सेम नेचर की हों, दोनों फोर्सेस सेम नेचर की हों। ठीक है ना, सेम नेचर का मतलब अभी बताऊंगा। दोनों फोर्सेस सेम नेचर की हों। आखिरी बात, दोनों फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज हो, बिटवीन टू बॉडीज हो। चार बातें होंगी तो एक्शन रिएक्शन मानेंगे, वरना एक्शन रिएक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो तीसरी और चौथी बात समझाने जा रहा हूँ, मनाहिल जरा तवज्जो के साथ सुनना। ये बताइए, हम सारे टीचर सारे स्टूडेंट को एक गलत एग्जाम्पल पढ़ाते हैं जो आज की क्लास में बता रहा हूँ। सब लोग गलत पढ़ाते हैं, मैं भी, और जिससे आपने कभी और भी फिजिक्स पढ़ी तो सब गलत ये पढ़ाते हैं। सुनो, हम सब कहते हैं कि अगर किसी ब्लॉक को किसी टेबल के ऊपर रख दें तो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड। सही बात है सर, ये तो सही है, वेट डाउन एक्ट करता है डाउनवर्ड। ठीक, फिर हम सब पढ़ाते हैं कि वेट का रिएक्शन एक्ट करता है अपवर्ड, जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। और बड़े आराम से कहते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स है ये वेट का रिएक्शन होती है, और जो रिएक्शन फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, एंड दे आर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है तो जरा सुनो। कहते हैं ये जो वेट है ना बेटा, वेट, इस वेट की नेचर है कि वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द नेचर ऑफ वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जबकि जो रिएक्शन फोर्स है सर, रिएक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, इट इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सर कांटेक्ट फोर्स का मतलब, भाई कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन फोर्स होती है ना, फॉर एग्जांपल ये दीवार है बेटा, ये जमीन है, फॉर एग्जांपल ये लैडर है, इस लैडर को आपने दीवार के साथ अटैच किया, जैसे ही अटैच करोगे दीवार के साथ सपोर्ट करोगे तो फौरन दीवार से एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगी, दीवार से रिएक्शन फोर्स आ जाएगी। ये जो रिएक्शन फोर्स आ रही है ये वेट का रिएक्शन नहीं है, ये सरफेस का रिएक्शन है, दीवार का रिएक्शन है। इट इज नॉट रिएक्शन ऑफ वेट। तो वेट से ही रिएक्शन नहीं आता, कोई भी चीज इन कांटेक्ट आएगी किसी सरफेस के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट आएगा किसी सरफेस के साथ, तो देयर विल बी रिएक्शन फोर्स। तो राइट नाउ इन दिस एग्जांपल मैं अपनी बात रिपीट करने जा रहा हूँ और पूछूंगा मनाहिल से, मनाहिल बेटा कोई ब्लॉक किसी टेबल पे रखा हुआ है, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, इसकी रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नॉट? क्या ये दोनों फोर्सेस पेयर ऑफ फोर्सेस हैं
अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नॉट? बताइए आप हमें मनाहिल। यस, आंसर है नो। आपने सही कहा, आंसर है नो सर, दे आर नॉट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ पेयर ऑफ फोर्स। वजह बताइए कौन सी बात इसके अंदर फेल हो रही है? विथ कंडीशन। हाँ। जी हाँ सर, दोनों फोर्सेस की जो नेचर है ना, वो डिफरेंट नेचर फोर्स है। और सर अब डिफरेंट नेचर फोर्स है तो ये दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा चलिए, अगर कोई बच्चा पूछे कि सर फिर वेट का एक्शन रिएक्शन होगा क्या? सर वेट का एक्शन रिएक्शन होगा क्या, क्योंकि न्यूटन तो कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वेट का एक्शन रिएक्शन क्या होगा, तो जरा गौर से देखिएगा एक्शन रिएक्शन। ये मेरी जमीन है, जमीन के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को जमीन खींच रही है नीचे की तरफ। दिस इज एक्शन, दिस इज एक्शन। और इसका रिएक्शन कितना अजीब सा है कि सर ये ब्लॉक जमीन को खींच रहा है ऊपर की तरफ, ब्लॉक जमीन को खींच रहा है ऊपर की तरफ। ब्लॉक exerting force on अर्थ। ठीक है जनाब, जो ब्लॉक है वो जमीन को खींच रहा है, और ब्लॉक जमीन को खींचने के लिए जो फोर्स लगा रहा है सर, इट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना? तो एक्शन रिएक्शन फोर्स में हमेशा दो बॉडीज होंगी। देखिए दो बॉडीज में एक बॉडी ब्लॉक है और दूसरी बॉडी जमीन है। एक बॉडी ब्लॉक है, दूसरी बॉडी जमीन है, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है। एक और सवाल मेरा आपसे, फॉर एग्जाम्पल एक एरोप्लेन, ठीक है जनाब, एक एरोप्लेन हवा में ऊपर उड़ रहा है। ठीक है। जब एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है, ठीक है जनाब, तो एरोप्लेन का सर वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड। क्या आप बता सकती हैं मनाहिल, एरोप्लेन को कौन सी फोर्स ऊपर उठाती है? एरोप्लेन को कौन सी फोर्स ऊपर उठाती है? उस फोर्स को कहते हैं एयर लिफ्ट। रेजिस्टेंस तो बेटा अपोज करता है, जो चीज उठा के ले जाती है, इट इज कॉल्ड एयर लिफ्ट। एयर का लिफ्ट ना इसको नीचे से ऊपर उठा के ले जाता है। सर एयर का लिफ्ट कैसे पैदा होता है, तो वो एक लंबी कहानी है कि एरोप्लेन में आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे चल रहे होते हैं, उन पंखों से हवा पीछे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है। खैर लंबी कहानी हो जाएगी, मैं अभी सिर्फ काम की बात ये बताना चाह रहा हूँ। वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, एयर का लिफ्ट एक्टिंग अपवर्ड। क्या ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के लिए एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं? मनाइल यस या नो? इसका जवाब है नो। सर वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और एयर के लिफ्ट में ग्रेविटेशन वाली कोई बात रहेगी? कोई ग्रेविटेशन वाली बात नहीं है, तो ये भी फेल हो गई सेम नेचर ऑफ फोर्स होने की वजह से, एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर देखिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एरोप्लेन पर ही दोनों फोर्सेस लग रही हैं, वेट भी, एयर लिफ्ट भी। तो सेम फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, सो दे आर नॉट पेयर ऑफ फोर्सेस, दे आर नॉट पेयर ऑफ फोर्सेस। अच्छा एक और क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बताइए, किसी रोड पर सर कोई कार भाग रही है, किसी रोड पर एक कार भाग रही है। ठीक है ना? जब ये रोड पे कार भाग रही है, तो कार का इंजन इसको आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जब भी कार आगे की तरफ भाग रही है। ठीक है ना? कार का इंजन एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना? फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, कार आगे भाग रही है और एयर की रेजिस्टेंस इसे रोक रही है। इसके अंदर भी सर एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं, ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट है कार, कार पे ये फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, कार पे ये एयर रेजिस्टेंस लग रही है, तो इट इज नॉट पेयर ऑफ फोर्स। लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी बात मैं आपको पढ़ाऊं, एक अजीब सी बात, अजीब सी बात ये बेटा ये बताओ कि जो इंजन होता है, इंजन, वो इंजन कार के किस पार्ट को मूव करा रहा होता है जिसकी वजह से कार आगे भाग रही होती है? जवाब, सर कार का इंजन ना, सर कार के व्हील को फोर्स लगा रहा होता है। कार का इंजन किसे फोर्स लगा रहा होता है बेटा मनाहिल? व्हील को। ठीक है ना? कार का इंजन
यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहा होता। सर कार का इंजन व्हील पे फोर्स लगा रहा होता है, व्हील पीछे की तरफ घुमाता है, कार का इंजन व्हील को पीछे की तरफ घुमाता है। जब व्हील पीछे की तरफ घूमता है तो व्हील को जमीन से मिलती है रिएक्शन फोर्स। ठीक है जनाब। और वो जो रिएक्शन फोर्स मिलती है, रिएक्शन नहीं कहें बल्कि बोले फ्रिक्शन मिलती है, फ्रिक्शन। सर ये जो फ्रिक्शन होती है ना, ये फ्रिक्शन कार को आगे भगा रही होती है। तो काफी बच्चों के लिए ये सेंटेंस भी बड़ा अजीब सा होता है कि फ्रिक्शन इज अ ड्राइविंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ ड्राइविंग फोर्स। मैंने भी 2-3 दिन पहले ना एक बड़ा मुश्किल सा सवाल कराया था, उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट आपकी मार्किंग स्कीम में एक्सप्लेन हुआ हुआ था। तो बच्चा इस बात पे परेशान हो रहा था। वो स्टूडेंट बोला सर फ्रिक्शन तो हमेशा अपोज करती है, तो सर फ्रिक्शन कहाँ से ड्राइविंग फोर्स हो गई। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने उससे कहा अच्छा ऐसा करो कि आप अपनी कार को किसी ऐसे इलाके में ले जाओ जहां बर्फ जमी हुई हो, बर्फ। ठीक है, जब बर्फ के ऊपर कार आप खड़ी कर दो, ठीक है, कार खड़ी कर दो और कार को चलाने की कोशिश करो। जनाब बर्फ से फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, और जब फ्रिक्शन खत्म हो जाती है ना, तो गाड़ी का व्हील पूरा घूम रहा होता है, इंजन व्हील को घुमा रहा होता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। बल्कि मुझे याद आ गया, आप लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो वहाँ तो जाहिर सी बात है आपको रेत और डेजर्ट ये सारी की सारी चीज़ें आप समझते ही हो। तो जो सैंड होती है, सैंड, सैंड के ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तो सम टाइम आप देखिएगा कि व्हील सैंड के अंदर सिंक कर जाता है, व्हील घूम रहा होता है जोर से, लेकिन गाड़ी आगे नहीं भाग रही होती, क्योंकि उसको वहां पे क्या नहीं मिल रही होती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिल रही होती। तो ये वाली बात क्या आपको समझ में आती है कि फ्रिक्शन इज अ ड्राइविंग फोर्स, गाड़ी का इंजन गाड़ी के व्हील को पीछे घुमा रहा होता है। जब टायर पीछे की तरफ घूमता है तो जमीन उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ड्राइविंग फोर्स देती है। तो फ्रिक्शन इज अ ड्राइविंग फोर्स। ये वाली बात आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बात अभी 2-3 दिन पहले मैंने लीना नाम की एक स्टूडेंट को पढ़ाई है, इसलिए मेरा दिल चाहा कि आपके साथ भी ये बात शेयर कर लूं। ये जहन में रखेंगे बेटा बनाहिल, फ्रिक्शन is a driving force on a car, and this friction between tire and road it provides forward force। अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी का व्हील स्लिप होता रहेगा, गाड़ी आगे नहीं भागेगी। मनाइल इज इट क्लियर और नॉट? आपने कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया है गाड़ी में? अच्छा कभी नहीं किया आपने। पर गाड़ी का व्हील बर्फ में भी फंस जाता है बेटा, और गाड़ी का व्हील रेत में भी जाके फंस जाता है, रेत का मतलब सैंड में जाके फंस जाता है। ठीक है। अरे चलिए जनाब, आज की क्लास के अंदर हमारा मेन टॉपिक चल रहा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा, इसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया है, पास पेपर के क्वेश्चन से इसको और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट दिया एक्शन रिएक्शन फोर्स, लेकिन इसमें पेयर ऑफ फोर्स का लफ्ज जरूर जहन में रखिएगा क्योंकि इसी से आपको पास पेपर के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अच्छा, इतनी सारी बातें इधर उधर की करने के बाद आपको पता है मेरी आदत है कि जब तक मैं पास पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं करा लूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। तो आइए कोई क्वेश्चन पास पेपर का कर लेते हैं। और पास पेपर के क्वेश्चन में हेडिंग है, आप देखिएगा न्यूटन लॉज एंड मोमेंटम। लेकिन जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो वेक्टर का क्वेश्चन है, जिसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 30 न्यूटन की और एक 40 न्यूटन की। ठीक है। अच्छा मनाइल, अगर मैं आपसे पूछूं 30 न्यूटन और 40 न्यूटन, इन दोनों का, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? तो आप कहेंगे सर रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए ना 4 न्यूटन को तो ऐसे ही रहने दें, 4 न्यूटन को ऐसे ही रहने दें। ठीक है। सर ऐसा करें कि जो 30 न्यूटन वाला वेक्टर है ना, इस 30 न्यूटन वाले वेक्टर की टेल को, 30 न्यूटन वाले वेक्टर की टेल को सर यहाँ से उठाएं और इसकी हेड से मिला दें। ठीक है जनाब, मैंने क्या करा, 30 न्यूटन वाले वेक्टर की, क्या लाइट आ गई? लाइट कम करो। 30 न्यूटन वाली वेक्टर की टेल को 40 न्यूटन वाले वेक्टर की हेड से बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद दिस इज देयर रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट of two forces. One of them 40 Newton acting horizontally, 30 Newton acting vertically, and their resultant is R. And what is the question? Sir, question ये है कि which of the following gives the angle between direction of acceleration and 40 न्यूटन फोर्स? 40 न्यूटन की फोर्स के साथ
रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है जनाब। तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन क्या आपको सवाल समझ में आ गया कि हमने 40 न्यूटन की फोर्स और दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट से मास में जो एक्सेलरेशन आएगा, उस मास के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालना है, यानी थीटा निकालना है। और बेटा अगर ये थीटा निकालना है तो ये बताइए, इस थीटा को निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लगा लीजिए टेन थीटा। सर टेन थीटा होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इज 30 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज 40, और थीटा निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 30/40, और ये इसका आंसर बन गया सी। तो जनाब 30 न्यूटन और 40 न्यूटन की फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, उस रिजल्टेंट फोर्स से जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, उस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का 40 न्यूटन की फोर्स के साथ एंगल बताएं। 40 न्यूटन की फोर्स के साथ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एंगल बताएं। तो बेटा वो मैंने एंगल कैलकुलेट किया, इट इज टेन इनवर्स 30/40। क्या मनाहिल आपको बेटा मेरी ये बात समझ में आई। ठीक है बेटा, और बिल्कुल ऐसा एक और सवाल मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा, क्या कह रहे हैं, अगेन एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। वर्टिकल फोर्स 25 है, हॉरिजेंटल फोर्स 34 है। तो बेटा ये मैंने हॉरिजेंटल फोर्स बना ली 34, वर्टिकल फोर्स बना ली 25। ठीक है जनाब। एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है, हॉरिजेंटल 34 वाली है, वर्टिकल 25 वाली है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल, एंगल बताइए हॉरिजेंटल के साथ रिजल्टेंट फोर्स का। इसमें तो खैर खुदा का शुक्र है, उन्होंने बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज बोली है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है जिसको मैं ग्रीन एरो से बना रहा हूँ, इस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल बताइए हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल के साथ। तो ये भी सर आराम से हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और 25/34 करोगे तो इट इज आंसर सी। तो ये दो सवाल तो इन्होंने यहाँ बिल्कुल ही अजीब से दे दिए, अजीब से इसलिए से बोलूंगा कि इन दोनों सवालों का न्यूटन लॉ से तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है, हेडिंग मारी हुई है न्यूटन लॉ, सवाल ये वाले दिए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहे हैं कि आपने न्यूटन के लॉज लगाना है, न्यूटन के लॉज लगाना है, और न्यूटन के लॉज लगाकर स्फीयर की इस तरह की मूवमेंट, स्फीयर की ये वाली मूवमेंट को पहले तो मैं आपको ना अभी जब क्लास खत्म करूंगा तो एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो के अंदर ना, ये बड़ी प्यारी वीडियो है, इसके अंदर आप देखिएगा कि स्फीयर ए को छोड़ते हैं, स्फीयर ए आता है और स्फीयर बी को हिट मारता है। ठीक है ना, स्फीयर बी को हिट मारता है। ठीक है। ये बताइए स्फीयर बी स्टेशनरी था, जब स्फीयर बी पर फोर्स लगेगी तो स्फीयर बी राइट हैंड पर एक्सेलरेट कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। ठीक है जनाब। ए ने बी को हिट किया, ए ने बी पर फोर्स लगाई, बी स्टेशनरी था, पर बी पे फोर्स लगी तो बी एक्सेलरेट कर गया टुवर्ड्स राइट हैंड। आप मुझे बताइएगा कौन सा लॉ इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ। Two small identical solid metal sphere A B suspended by light in extensible thread। स्फीयर ए को पुल करा एक तरफ, छोड़ दिया, स्फीयर ए टकराया स्फीयर बी के साथ, स्फीयर ए, ठीक है जनाब, ने जब बी को हिट मारी तो बी राइट हैंड पे स्विंग कर गया, ए आके रुक गया। ठीक है जनाब। एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फोटोग्राफ बिलो आर द सेम, सेम टाइम के ऊपर उन्होंने बार बार ये इन्होंने पिक्चर्स ली हैं। यूजिंग न्यूटन लॉ, न्यूटन के लॉज अप्लाई करना है और एक्सप्लेन करना है मोशन ऑफ स्फीयर को। लेकिन पहले मैं आपको ये वाली वीडियो भेजूंगा और फिर हम इसको अगली क्लास के अंदर आपके साथ आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, क्योंकि अभी अगर मैं आंसर लिखूंगा तो आंसर लिखते लिखते मैं आपको 15 मिनट पूरी क्लास के निकाल दूंगा। तो इस सवाल को अभी हम रोक रहे हैं, इस सवाल को अभी हम रोक रहे हैं। अच्छा जी सर, इससे आगे क्या हो रहा है, जरा इससे आगे चलें, इससे आगे जरा पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर है हम लोग। सम स्पोर्ट्स प्लेस हाई स्ट्रेसेस ऑन द बोन इन द बॉडी विच कैन रिजल्ट इन इंजरी। सही बात है। कोई जेमिनिस्ट है, उसका मास 45 kg है, और हर सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 1.6 मीटर वर्टिकली बिफोर हर फीट टच द ग्राउंड।
ये वाली बात समझ में आती है? आपने कभी लॉन्ग जंप वाले जिमनास्ट को देखा है, जिमनास्टिक देखा है? तो वो जब लंबी सी छलांग लगाता है, तो लंबी सी छलांग लगाने पर जब वो अपना पाँव जमीन को टच करता है, तो उसकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, तो वो लिखा हुआ है जमीन से डिस्प्लेस हुआ है थ्रू 1.6 मीटर वर्टिकली. As she lands, the bone in the lower part of her legs experience a force from the ground. The time between hitting the ground and coming to rest is 0.90 सेकेंड. कैलकुलेट मीन फोर्स. बेटा फोर्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स करना है. ठीक है जनाब. तो इस पूरी स्टोरी को अगर बच्चा बोले सर साइड में रखें, सर मुझे आसान सी बात बताएं, ये स्टोरी को छोड़ दें सर, कैलकुलेट फोर्स. मनाइल बेटा जल्दी से मुझे बताइए, फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला आपके दिमाग में आता है? वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स. फोर्स के लिए कोई फार्मूला बताइए जो हमने आज की क्लास में पढ़ा हुआ हो. बेटा फोर्स का फार्मूला जो हमने आज की क्लास में ही पढ़ा हुआ है, बड़ा आसान सा फार्मूला है फोर्स का. बिल्कुल सही बात है, जिसमें इतनी मुश्किल बात है आपने सोची बेटा क्यों? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं थी ना, बिल्कुल आसान सी बात थी. ठीक है ना. एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है. तो एफ इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला लगेगा, एक बात तो पक्की है. ठीक. अब एफ इक्वल टू एम ए में मास, सर मास तो दिया हुआ है, मसला है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. ठीक है ना. अब एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ. ठीक है जी. सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बताइए, आपके पास कोई फॉर्मूला है जिससे आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो? जी. बेटा एक्सेलरेशन का कोई फार्मूला बताइए मनाहिर, कोई मुश्किल बात थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, एक्सेलरेशन का फार्मूला बताइए बेटा. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है जनाब. हाँ रुक जा. ठीक है. अच्छा इस वाली बात का भी ख्याल रखिएगा कि ये जो एथलीट है, जो जेमिनिस्ट है, ये 1.6 मीटर वर्टिकली वर्टिकली बिफोर हर फीट टच द ग्राउंड. ठीक है. जब वो जमीन को टच कर रहा है जेमिनिस्ट, तो जमीन को टच करने से पहले, यानी ये समझ लें कि ये जेमिनिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये जमीन है, जेमिनिस्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है. कितना नीचे गिर रहा है? सर वो ऊपर से नीचे गिर रहा है 1.6 मीटर. ऊपर से नीचे गिर रहा है 1.6 मीटर. तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, 1.6 मीटर बेटा वो नीचे गिर रहा है. ठीक है ना. हर सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 1.6 मीटर वर्टिकली बिफोर हर फीट टच द ग्राउंड. ठीक है जनाब. जब तक उसने जमीन को पाँव नहीं मारा, ऊपर से नीचे जेमिनिस्ट आ रहा है. कितना जेमिनिस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है सर? 1.6 मीटर. तो वो 1.6 मीटर जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब वो जमीन को हिट करेगा, तो जमीन को हिट करते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो जरा देखिएगा, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. जरा एक मिनट रुकना बेटा, टू कांस्टेंट है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी 9.8 है, हाइट, सर हाइट उसकी 1.6 है. जमीन को हिट करते वक्त, देखो जब वो जमीन को हिट करेगा, हिट करते वक्त उसको फोर्स लगेगी ना. फोर्स जब लगती है जब बंदा जमीन को हिट करता है. कितनी स्पीड से हिट कर रहा है? सर वही स्पीड तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वही स्पीड हम टच करना कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. कितनी स्पीड से वो जमीन को हिट करेगा, तो जरा उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. ठीक है जनाब. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. तो जरा वी स्क्वायर बेटा कैलकुलेट करें और वी निकाल के बताएं कितना आ रहा है. बेटा वी बताएं कितना आ रहा है, वी कितनी वेलोसिटी से जेमिनिस्ट? 5.6. सर 5.6 की स्पीड से सर जो जेमिनिस्ट है वो जमीन को हिट कर रहा है. ठीक है ना. और जब जमीन को हिट करेगा, तो अब उस पर फोर्स लगेगी. सर फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू
एम ए, और ए का फॉर्मूला होता है, ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी। इस क्वेश्चन को दो सेगमेंट में सोचिएगा। पहला सेगमेंट, जेमिनिस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आते 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 इसने जमीन को हिट मारी। जब उसने जमीन को हिट मारी तो जमीन को हिट मारते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी? सर जमीन को हिट मारते वक्त उसकी स्पीड थी 5.6, ठीक है ना, 5.6 उसकी स्पीड थी। इस 5.6 स्पीड से मास, सर मास है बंदे का 45 kg, कितनी देर तक उसने जमीन को हिट मारी है? सर जमीन के साथ उसका पाँव इन कांटेक्ट, जरा पढ़िएगा, टाइम बिटवीन हिटिंग द ग्राउंड एंड कमिंग टू रेस्ट इज 0.9 सेकेंड। सर टाइम है 0.9 सेकेंड। अच्छा, जब वो जमीन को हिट कर रहा है तो हिट करके फाइनली कम टू रेस्ट, फाइनली कम टू रेस्ट, और इनिशियल वेलोसिटी ली जाएगी 5.6, इनिशियल वेलोसिटी ली जाएगी 5.6। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 280 न्यूटन, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। मैंने बिल्कुल मार्किंग स्कीम के मुताबिक आंसर निकाल के दिया है, लेकिन इस सवाल को समझने में आप अगर खुद से सवाल करेंगे तो इस सवाल में आप फंसेंगे। इसलिए मैं आपको दोबारा ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर इस क्वेश्चन को ना दो सेगमेंट में समझिएगा। सर सेगमेंट नंबर वन, सर सेगमेंट नंबर वन, जो एथलीट है, सर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना ऊपर से नीचे आ रहा है? सर वो ऊपर से नीचे आ रहा है 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर इसकी हाइट है। जब ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, फाइनल वेलोसिटी ये वाली आप कैलकुलेट कर रहे हो। जब आपने ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली तो इतनी वेलोसिटी से नाउ स्टार्टिंग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सर एथलीट हिटिंग द ग्राउंड, और जब एथलीट हिटिंग द ग्राउंड कर रहा है तो जो फाइनल वेलोसिटी थी जमीन को हिट करते वक्त, जब F इक्वल टू एम ए लगा रहे हो तो मास तो वही ले रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन के फार्मूले में, एक्सेलरेशन के फार्मूले में जो एथलीट की फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी? 5.6। सर वो 5.6 जमीन को हिट करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी ली जाएगी। जब वो जमीन पर हिट करके उसने रुक जाना है तो सर फाइनल वेलोसिटी जीरो ली जाएगी, और जमीन को हिट करते वक्त टाइम सर 0.9 सेकंड का लिया जाएगा। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो फोर्स आएगी 280 न्यूटन। क्या मनाहिल आपको ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन को मैं बार बार बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को दो सेगमेंट में समझिएगा। पहला सेगमेंट, जेमिनिस्ट का ऊपर से नीचे गिरना। जब जेमिनिस्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऊपर से नीचे गिरते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, 1.6 मीटर वो नीचे आ रहा है, जमीन को हिट करते वक्त उसकी वेलोसिटी होगी 5.6। सर ये 5.6 कहाँ से आई? तो इसमें लिखा हुआ है कि जब जेमिनिस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो 1.6 मीटर अपने पाँव को नीचे लेकर आ रहा है। सर जब वो 1.6 नीचे लेकर आ रहा है अपने पाँव को, तो ऊपर से नीचे आते वक्त जब वो जमीन को हिट मारेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 5.6। उस 5.6 को हिट मारते वक्त इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो, टाइम 0.9 सेकेंड, और फोर्स का रिजल्ट आएगा 280 न्यूटन। मनाहिल बात बड़ी मुश्किल है, मुझे नहीं पता आपको समझ में आई या नहीं आई। जी, बात समझ में आ गई। अच्छा अच्छा, जब बात समझ में आ गई तो अब जो इससे अगली बात है ना, ये वाली बात, सर ये वाली बात जो अभी मैं बात समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये बात इतनी ज़्यादा आपके पेपर में आती है कि मैं इस सवाल का जवाब देने के बजाय ना पहले ये वाली बात मुख्तलिफ डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और फिर मैं आपको इस वाली बात की तरफ लेकर आ सकूंगा। ज़रा सुनो, ये बताइए कि जब कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो ड्राइवर के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये ड्राइवर है जो कि इस वक्त बैठा हुआ है और गाड़ी चला रहा है, ठीक। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट होता है तो स्टीयरिंग और ड्राइवर के बिटवीन में, ठीक है जनाब, एयर बैग आ जाता है। जो एयर बैग आ जाता है उस एयर बैग से काफी हद तक इंजरी प्रोटेक्ट की जा सकती है, ठीक। फॉर एग्जांपल एयर बैग नहीं है, फिर एयर बैग है, फिर मैं लेकर आ रहा हूँ।
एयर बैग नहीं है। जैसे एयर बैग नहीं है तो कार की इनिशियल वेलोसिटी थी फॉर एग्जांपल 100, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, ठीक है जनाब, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और जैसे ही खुदा न खास्ता इस ड्राइवर ने इस स्टीयरिंग को हिट किया तो हिट करने में बीच में कोई सॉफ्ट चीज नहीं आई, तो उसके कम टू रेस्ट में टाइम लगेगा बहुत कम। फॉर एग्जांपल 500 मिली सेकेंड का टाइम लगा, और 500 मिली सेकेंड के टाइम में उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब आपको पता है एफ इक्वल टू एम ए, और ए के फॉर्मूले में, ठीक है जनाब, जहाँ टाइम लिखा है तो जरा गौर से सुनना, कहते हैं ये टाइम जितना कम होता है सर फोर्स उतनी ज्यादा लगती है। जितनी ज्यादा फोर्स लगती है इंजरी उतनी खतरनाक होती है और ड्राइवर मर जाता है। लेकिन अगर सर स्टीयरिंग और ड्राइवर के बिटवीन में एयर बलून आ जाए, एयर बलून आ गया जिसमें हवा भरी हुई है, तो हवा में होती है इलास्टिसिटी। वो इलास्टिसिटी से क्या फायदा होता है कि जब ड्राइवर का फेस स्टीयरिंग को हिट कर रहा होता है तो बीच में आई हुई एयर उसको डीसिलरेट होने का टाइम बढ़वा देती है, उसके डीसिलरेट होने का टाइम बढ़ा देती है। ठीक है ना? जितना ज्यादा टाइम लगेगा सर लगने वाली फोर्स उतनी कम हो जाएगी, और जितनी फोर्स कम होगी सर इंजरी उतनी कम होगी। इंजरी कम होगी तो जाहिर सी बात है जो ड्राइवर है वो बच जाएगा। तो स्टीयरिंग और ड्राइवर के बीच में एयर बैग आने से डीसेलेरेशन का टाइम बढ़ जाता है, तो डीसेलेरेशन का टाइम बढ़ने से फोर्स कम हो जाती है। एक और एग्जांपल चाहिए, बताइए गाड़ियों में जो आगे बम्पर लगे हुए होते हैं वो बम्पर कभी भी मेटल के नहीं लगाते सर, बम्पर हमेशा प्लास्टिक के लगाते हैं। बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, बहुत मोटा प्लास्टिक होता है, लेकिन होता प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक में कंप्रेसिबिलिटी होती है, प्लास्टिक दब सकता है। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, सो जैसे ही एक्सीडेंट होगा ना तो बम्पर जब अगली गाड़ी को हिट करेगा तो हिट करने पर उसके स्क्वैश होने में, उसके दबने में, उसके स्क्वीजिंग टाइम में टाइम ज्यादा होना, प्रोलॉन्ग टाइम होना सर फोर्स को कम कर देता है। और अब फोर्स कम लगती है तो जाहिर सी बात है जो ड्राइवर होता है उसको इंजरी कम होती है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह आप जरा इस खेल पर आ जाइए, इसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं जब वो जमेनिस्ट जमीन पे लैंड करती है, ठीक है जनाब, तो कहते हैं वो अपने दोनों नीज को बेंड कर लेती है, दोनों नीज को बेंड कर लेती है, ठीक है ना। दोनों नीज बेंड करने से उस जेमिनिस्ट पर इंजरी कम होती है और वो अपनी इंजरी को प्रोटेक्ट कर लेती है। सवाल है नीज को बेंड करने से क्या फायदा होता है। अच्छा अब मुझे ये वाली बात नहीं पता, क्योंकि बच्चे जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो आपने देखा होगा छोटे बहन भाई छोटे बच्चे छलांगे लगा देते हैं ऊपर से, ठीक है। ऊपर से का मतलब कोई बच्चा सोफे पे चढ़ गया, सोफे पे से छलांग लगा दी, किसी ने बेड पे से छलांग लगा दी, कुछ इससे ज्यादा भी बदतमीज होते हैं और ज्यादा हाइट पे चढ़ गए तो उन्होंने छलांग लगा दी। जब वो छलांग लगाते हैं तो छलांग लगाकर आप गौर कीजिएगा, बच्चों को भी अकल होती है, फिजिक्स नहीं पता होती लेकिन कुदरती तौर पे उनको अकल ये अल्लाह ताला ने दी हुई होती है कि जब वो जमीन पे छलांग लगा के जैसी जमीन पे बैठते हैं तो वो अपनी नीज को, अपने घुटनों को बेंड करके आराम से छलांग मारते हैं और उनके पाँव में चोट नहीं लगती। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी वाली बच्ची की रही हैं बचपन में, कभी आपने छलांग लगाई है बेड पे से, सोफे पे से, जल्दी से बताएं, यस या नो। मनाहिल बेटा कभी बचपन में आपने छलांग लगाई है? जी। और अगर छलांग लगाई है तो फिर आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी मेरी। अगर छलांग लगाई है, जब जैसे छलांग लगाते हैं तो जो बच्चे होते हैं अल्लाह ताला ने उनके दिमाग के अंदर ये बात डाली हुई होती है कि वो अपने दोनों नीज को बेंड कर लेते हैं, और जब दोनों नीज को बेंड कर लेते हैं तो नीज को बेंड करने से उनकी जो इंजरी होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, इंजरी जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक। अच्छा अब इस वाली बात को अगर बेटा मैं लिखूंगा ना तो लिखने में टाइम लगेगा ज्यादा। ये वाली शीट ना मैंने पहले ही किसी स्टूडेंट को यकीनन सॉल्व करवाई हुई होगी, और जब मैंने उसे सॉल्व करवाई होगी ना तो ये मैंने सारे आंसर उसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखे हुए होंगे। तो 2 मिनट रुकिएगा, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखने में तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। टॉपिक का नाम है न्यूटन लॉज एंड मोमेंटम, ठीक है ये आ गई शीट। ठीक है बेटा ये शीट आ गई। इस शीट को मैंने पहले किसी बच्चे को पढ़ाया होगा, उसका नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है लीना।
और जब मैंने लीना को पढ़ाया तो ये वाले सवाल का जवाब भी देखिए, ये लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका भी आंसर यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा सुनिएगा। कह रहे जनाब, जब जमीन छलांग लगाती है, जमीन को हिट करती है, तो जमीन को हिट करते वक्त जब वो बेंड कर लेती है अपने नीज को, तो उससे उसका टाइम टू कम टू रेस्ट इंक्रीज हो जाता है। टाइम टू कम टू रेस्ट इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है, डिसेलेरेशन रिड्यूस हो जाता है। डिसेलेरेशन रिड्यूस होता है तो फोर्स भी रिड्यूस हो जाती है, फोर्स भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात बेटा ये कि ये वाला भी जो सवाल है ना, ये सवाल भी आप आराम से, अगर मैं आपको ये वाला सोल्यूशन भेज रहा हूँ, आप पढ़ सकती है और आपको समझ में आ जाएगा कि स्फेयर ए ने स्फेयर बी को हिट किया तो फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली स्फेयर बी ने स्फेयर ए पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई। दीज फोर्सेस अपोजिट टू द मोशन ऑफ स्फेयर ए, इसलिए स्फेयर ए रुक जाता है। स्फेयर ए रुक जाता है, स्फेयर ए ने बी को आगे हिट मारी, स्फेयर ए रुक जाता है, ठीक है। और जो फोर्स बी पे लगी, सर बी आगे की तरफ चला जाता है, बी आगे की तरफ चला जाता है, बी के ऊपर फोर्स लग रही थी। ठीक है जनाब, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, इन बातों को मनाहिल आप एक मरतबा अपने हाथ से कॉपी में लिखिएगा। जब आप कॉपी में अपने हाथ से लिखेंगी तो आपको ये वाली बातें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। और ये वाली वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा जिसमें स्फेयर ए, सर स्फेयर बी को आगे हिट मारता है। जब स्फेयर ए स्फेयर बी को हिट मारता है तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है ना। जवाब में स्फेयर बी स्फेयर ए पर फोर्स लगाता है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हो रहा है। स्फेयर ए रुक जाता है, क्यों? क्योंकि स्फेयर बी ने लेफ्ट हैंड पे फोर्स लगाई है, स्फेयर बी राइट हैंड पे भाग जाता है। तो ये सब कुछ न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा है। और जो आपके सामने शीट है इसमें बेटा ये आंसर लिखा हुआ है। रिकॉर्डिंग बेटा मैं बंद कर रहा हूँ बेटा, बनी ना, आप ड्रॉप हो गई, आपको भी हम रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। आपको चाहिए कि इन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को, इस शीट के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और चौथा सवाल भी हम लोगों ने कर लिया है, इन 4 क्वेश्चंस को अपने हाथ से बेटा कॉपी में लिखें। जब तक नहीं लिखोगे बेटा लिखना नहीं आएगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर